कमेंट विवेक श्रीवास्तव आपका। देखिए, मैं ओवैसी साहब का सपोर्टर नहीं हूं, ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि 2014 के बाद से भारत के अंदर की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना और 5 या 10,000 साल पुरानी एक संस्कृति पे एक कांस्टेंट फिक्सेशन आरएसएस और बीजेपी की सरकार दोनों का है। इसको आपको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कल्चर बदलता है, खान पान, पहनावा, भोजन सब कुछ बदलता है। इसको आरएसएस और बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक कांस्टेंट फिक्सेशन है और इसलिए मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन देश के अंदर बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जो लैंग्वेज ओवैसी साहब ने यूज करी है वो आपत्तिजनक है, वो भड़काऊ है और वो उनकी एक अपनी राजनीति को फायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ओवैसी साहब जैसे राजनेता और आरएसएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे को समर्थन देते हैं। दोनों को की वजह से एक दूसरे को बढ़ावा मिलता है। जहां एक तरफ हिंदू पोलराइजेशन की बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, वहीं मुस्लिम पोलराइजेशन की बात ओवैसी कर रहे हैं। ठीक है। और जरूरत है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मॉडरेट वॉइस की। ठीक है, यहाँ पर कलीमुल हफीज आपको जवाब देना होगा। पहले मुफ्ती कासमी ने कहा दिवालियापन, मुसलमानों से माफी मांगे असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा, ओवैसी भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूं इस देश में, और साथ ही उन्होंने भी कहा था राजनीति से प्रेरित है। अभी विवेक श्रीवास्तव ने यह कहा आरएसएस बीजेपी ध्रुवीकरण का एक कोना है और असदुद्दीन ओवैसी दूसरा। ध्रुवीकरण में बीजेपी की मदद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपके जवाब सर। देखिए, सबसे पहले तो मेरे यहाँ पैनल पे बैठे हुए लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई होता तो उसकी बात की वैल्यू होती। कुछ लोग जो अपने आप को डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं वो डिफेंड कर रहे हैं और मुसलमानों पे जुल्म को जायज़ ठहरा रहे हैं। इनमें से एक शख्स ने भी, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर हो चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, इसने एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि सरेआम आप पुलिस जो है कानून अपने हाथ में लेकर और अदालत और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर पीट रही है और सरकार को शर्म नहीं आ रही। सरकार का कोई मंत्री इस पे इस्तीफा नहीं देता, कोई गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देता, कोई शर्म आके अपनी माफीनामा पेश नहीं करता। तो यहां बैठे हुए कुछ लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है कि जो उस बात को गलत कह रहा है उससे माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं। यह इनका दिवालियापन है, यह इनका खोखलापन है। यह गुलामी में इतने मगलूब हो गए हैं कि इनको ये पता ही नहीं रहा कि जुल्म के खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाती है। बैरिस्टर साहब अगर आवाज नहीं उठाते तो आज इनकी हिम्मत भी नहीं होती है सुनने की कि सरकार आखिर किस तरह से जुल्म ढाती है। एक सेकंड, सरकार एक सेकंड, अभी आपने गिनवाया एक राजनीतिक विश्लेषक, एक इस्लामिक स्कॉलर। एक सेकंड, कलीमुल हफीज जी, कलीमुल हफीज जी, हाँ भाई, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना। सारे मुसलमान आपकी बात से नहीं अग्री करते। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ वही लाइन थोड़ी है जो इस देश में। ये कौन है अभी? तो भाई जिनको आपने बिठा रखा है, अच्छा ये कौन है? ये कौन है? प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता पूछ लीजिए ना, जवाब दीजिए भाई। इस देश के मुसलमान है ना भाई। ये मुसलमानों को ही तो कहा ना, मुसलमानों को ही कहा था। अगर मुझे ये पता होता भाई असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, नाम लिया था क्या कि जो आईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ या देश के मुसलमानों की बात कर रहे थे? भाई आप दूसरों को कह रहे हैं ये कौन है? अरे तो आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं फिर? आप किसके रहनुमा होने का, मसीहा होने का दावा कर रहे हैं? जो कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनवाइए इनको। रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। क्या हो रहा है हमारे देश में? उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है? ये हमारी जान की कीमत है? बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में
जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लठ से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खोलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं, क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता ना, उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। अब डॉक्टर रिजवान अहमद पहले, उसके बाद कलीमुल हफीज। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप जवाब देना चाह रहे थे, आपका जवाब। अदिति, दो छोटी सी बात। अभी दो छोटे से काउंटर। विवेक भाई ने कहा कि मैं ओवैसी का समर्थन नहीं करता हूं। 2014 के बाद देश की राजनीति में धर्म का वर्चस्व बढ़ गया है। बहुत जल्दी बता दूं, विवेक भाई, हमारे देश में धर्म राजनीति में 1905 में आया था जब मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में आया था 1920 में। उसके बाद 1947 में जब बंटवारा हुआ था। उसके बाद 1985 में जब शाहबानों के मामले में धर्म बीच में आया था। उसके बाद 1990 में जब कश्मीरी हिंदू मार के भगाए गए थे। तो भाई थोड़ी सी ये बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री है, जरा सा बस इसको रिवाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा धर्म कब से इस देश की राजनीति में आधार पे वोट नहीं मांगे गए थे। खत्म तो करने दो प्रभु यार। तुम लोगों के किसी ने चैलेंज किया था रिजवान साहब? हिंदू राष्ट्र बनाने का सबने बात कभी कांग्रेस और लेफ्ट ने नहीं करी थी। के पास कुछ पेशेंस है, बीजेपी आरएसएस ने करी है। तुम लोग के पास पेशेंस है? नहीं, पेशेंस है तुम लोगों के पास है या नहीं? क्यों, किस पेशेंस की बात कर रहे हैं आप? सड़क पे उस मुसलमान लड़के को अगर बरसाए जा रहे हैं तो क्या करें? ताली पीटे आप? ये ताली विवेक श्रीवास्तव जी, एक करके बोलिए सर, एक करके बोलिए प्लीज, एक करके बोलिए। रिजवान अहमद बात पूरी कर लें, रिजवान अहमद बात पूरी कर लें, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। जी। उसके बाद हमारे AIMIM के प्रवक्ता ने बोला कुत्ते और ये और फलाना और धमाका और ये संविधान और कानून। जरा अदिति आप मुझे ये बताइए, आप ही चलिए बता दीजिए, वो तो कोई जवाब मेरा देता नहीं है। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में ये बोले, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द लॉ मेकर ऑफ इंडिया, कि जब मोदी संन्यास पे चला जाएगा और योगी मठ में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा? भैया, इस सेंटेंस संविधान के कौन से अनुच्छेद में फिट होता है? बस मुझे तुम इतना बता दो, कौन से अनुच्छेद से तुमने ये सेंटेंस निकाला है? बताओ। नहीं, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए ध्यान से। ये चंद आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स को कोट कर देने से देश की दिशा नहीं बता रहे हैं आप। देश की दिशा यह है कि 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत थी। आज खुलेआम एक मुसलमान लड़के को अगर लठ मारे जा रहे हैं तो आप ताली पीटिए, हम नहीं पीटने वाले। इस देश के अंदर इस देश में कितने मामले हुए थे? आप उस कल्चर के ओवरऑल टोटलिटी में बात करेंगे, टोटलिटी में बात करेंगे।